हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर इज एम्पेरिकल रिसर्च एविडेंस दैट फर्म डू हैव टारगेट डेट इक्विटी रेशियो एंड दे कंसीडर द फॉलोइंग फोर फैक्टर व्हाइल मेकिंग चॉइस ऑफ द साइज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक फर्म किस चीज़ को टारगेट करती है, अपने फर्म के डेट या इक्विटी रेशियो को। डेट इक्विटी रेशियो को फर्म जो है वो टारगेट करती है। कुछ फोर फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखती है और ये डिसाइड करती है कि एक फर्म के अंदर डेट कितनी होनी चाहिए। डेट यानी कि एक फर्म को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल किया जाए। क्या एक फर्म को डेट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि बोरोइंग करनी चाहिए, लोन लेना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह से, या फिर इक्विटी का जो है वो यूज़ करना चाहिए। इक्विटी का यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग को फुलफ़िल करना चाहिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है फर्म किस तरीके से डिसाइड करती है, डेट इक्विटी रेशियो को टारगेट करती है ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए। अब फोर फैक्टर है जो एक फर्म क्या करती है, ध्यान में रखती है ये देखने के लिए कि उस फर्म का डेट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है टैक्सेस। फर्स्ट फैक्टर क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो है टैक्सेस। द इंटरेस्ट ऑन लोन फंड रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ प्रॉफिटेबल फर्म वेयर एज इट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। In India, corporate tax rate is 35% and individual are taxed at 20% or 30% depending upon the tax bracket in which the taxpayer is. Since the corporate tax rate are higher than bondholder tax rate, the CFO create value by using the debt in the capital structure of the firm. अब इसमें कहा गया कि टैक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम क्या करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं, तो डेट के अंदर यानी कि मान लो हमने क्या की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमने लोन लिया, बोरोइंग की। अब जो भी हम बोरोइंग करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म बोरोइंग करती है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। ये इंटरेस्ट जो है एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस फर्म की एक्सपेंस होती है। और ये जो एक्सपेंस होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है। अब प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है इसको, इसलिए टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ता है। तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी फर्म होगी, अगर वो डेट का ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी उसको कम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है टैक्सेशन में। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी वैल्यू को भी मैक्सिमाइज किया जाता है, क्योंकि अब टैक्स जो है कम दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया के अंदर टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर को 35% टैक्स रेट देना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे। और अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, तो उसका टैक्स रेट जो है 20 to 30% के बीच में जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस तरीके के टैक्स स्लैब में आता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट एक जो है डेट का मिल जाता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन डेट का यूज़ करती है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है, अगर एक कंपनी मान लो डेट का यूज़ नहीं करती, लोन नहीं लेती, बोरोइंग नहीं लेती, तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अब एक कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को डिडक्ट ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने लोन का यूज़ ही नहीं किया। तो प्रॉफिट इस केस में ज़्यादा होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से टैक्स रेट जो है वो लगेगा। टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट है वो क्या होएगा, कम होएगा, जिससे कि शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। तो टैक्स रेट इसलिए लिया जाता है ताकि टैक्स जो है वो कम पे करना पड़े, और जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। एक बेनिफिट तो ये हो गया डेट लेने का। सेकंड है टाइप ऑफ असेट। दूसरा ये देखा जाता है कि हमारे पास असेट्स किस तरीके के हैं हमारे पास, यानी कि एक फर्म की बात करते हैं, एक फर्म अगर डेट का यूज़ करती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि फर्म के पास किस तरीके के असेट्स अवेलेबल है। मतलब द फर्म विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स एक ऐसे असेट होते हैं जिसको एक फर्म क्या कर सकती है, छू सकती है, देख सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स स्टैंड टू हैव हाई डेट रेशियो। यानी कि अगर एक फर्म के पास टेंजिबल असेट्स है, एक फर्म ने टेंजिबल असेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों है, तो वो डेट रेशियो का यूज़ कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेट जो है मार्केट से रेज कर सकती है, मार्केट से लोन ले सकती है। क्योंकि कोई भी पर्सन लोन ऐसे ही नहीं देगा। कोई भी अगर मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन मांगने जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहेगा हाँ भाई ले जाओ और हमें इस टाइम के बाद लौटा देना, नहीं, बात साथ में कोई ना कोई सिक्योरिटी वो रखते हैं। इन केस अगर वो फॉर्म टैक्स जो भी इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने में फेल हो गई, तो उस कोलेटरल सिक्योरिटी को, उस असेट्स का यूज़ करते हैं, उसको सेल करके अपनी अमाउंट को रिकवर करते हैं। तो जिस फर्म के पास जो फर्म जो है टेंजिबल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, वो डेट को ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर सकती है, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए उनके असेट्स का यूज़ किया जा सकता है।
एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, ठीक है। द लेंडर फील कंफर्टेबल सिंस दे गेट द कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। यहाँ पे जो लेंडर है वो लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी लेंडर हो, वो यहाँ पे जो है कंफर्टेबली जो है वो लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बदले में उनको एक एसेट्स मिल जाता है जिसको बेच के वो क्या कर सकते हैं, अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं इन केस फर्म उनकी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट को रिपे नहीं करती है तो, ठीक है। द डेट रेशियो इज लो इन केस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। वो कंपनी जिसका काम क्या है रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, सिंस दे हैव मोर इंटेंजिबल असेट। इनके पास जो असेट्स होते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। इनके पास इंटेंजिबल असेट ज़्यादा होने की वजह से इनको लोन जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता लेंडर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इस कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में कुछ दे नहीं पाते, ठीक है। अगर इन केस मान लो ये फर्म जो है पैसा ना दे पाई, रिपे नहीं कर पाई अपना लोन का अमाउंट, तो जो लेंडर है वो कहाँ से जो है अपना पैसा कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं इनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए देने, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो इनको जो है कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो सिंस दे हैव मोर इंटेंजिबल असेट सच एज नॉलेज, कैपिटल, ठीक है। क्या है यहाँ पे नॉलेज वगैरह है, तो इनके पास जो है ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि मार्केट से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो उठा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन कौन उठा पाएगा मार्केट से, जिनके पास जो है वो टेंजिबल एसेट्स होंगे, ठीक है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो हम देखते हैं वो है अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे सर्टेनिटी है कि ये माल बिकेगा ही बिकेगा, ये प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा, और इससे इनकम ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ टाइम होती रहेगी, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सीजनल बेसिस पे बिकता हो या इसी पर्टिकुलर सीजन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, नहीं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता रहता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट होगा तभी एक लेंडर जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देने के लिए उसको तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उस फर्म की कैपेसिटी है कि वो लोन का अमाउंट जो है वो रिपे कर देंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। लेकिन वो ऐसी फर्म जिनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ इनको इनकम होगी होगी, उस केस में जो लैंडर्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, या उन फर्म को इतनी डेट अवेलेबल नहीं होती मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं होता क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, द फर्म दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में हैव अनसर्टेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले के प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अनसर्टेन होता है, एंड हैंस मे नॉट बी एबल टू सर्विस द डेट एंड लैंड टू डिफॉल्ट, लीड टू डिफॉल्ट। यानी कि इन तरीके के जो लोग इस तरीके का काम करते हैं जिनकी ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अनसर्टेन होता है, उनको डेट इजीली मार्केट से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो लाइबल नहीं है उस डेट की रिपेमेंट करने के लिए। दस दे मे हैव लो डेट रेशियो। ऑन द अदर हैंड द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और पावर यूटिलिटी में हैव लिटल अनसर्टेनिटी इन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दे कैन अफोर्ड टू यूज़ मोर डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम उन फर्म्स की बात करें जिनके जो कि इसमें काम करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम करती है, जो पावर यूटिलिटी में काम करती है, तो इनकी लिटिल अनसर्टेनिटी, बहुत ही कम ऐसी टाइम आता है जब इनका प्रॉफिट ना हो, वरना इनका प्रॉफिट कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट से जो है डेट को ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। And the actual use of debt may depend upon the growth needs and profitability of the operations of the company। यानी कि डेट का यूज़ कब किया जाता है कंपनी के द्वारा, जब कंपनी को कहीं पे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, कंपनी को ग्रोथ करनी है, डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को, प्रॉफिट बढ़ाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन डेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर फर्म क्या करती है, डेट का यूज़ करती है कोई भी एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी यही चाहेगी ना कि अगर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर पाए, ताकि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है डेट की उसकी भी पेमेंट कर सके, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर सके, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वहाँ से जनरेट कर सके। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। दे हैव नो डेट, इनके पास कोई डेट नहीं है इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर एज देयर ऑपरेशंस आर हाईली प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ कैश। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक फर्म को डेट लेने की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब उसके पास जो है फाइनेंस की शॉर्टेज हो। ज़्यादातर फर्म ये सोचती है कि अगर उनके पास इंटरनली बिजनेस के पास फंड है, रिटेन अर्निंग है, तो वो उसी का ज़्यादातर यूज़ करती है अपने बिजनेस में, रेदर देन बोरोइंग, ठीक है।
ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा फैक्टर्स से रिलेटेड, वो है पैकिंग ऑर्डर और फाइनेंशियल स्लेक। पैकिंग ऑर्डर और फाइनेंशियल स्लेक क्या कहता है? द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट्स दैट CFO प्रेफर इंटरनली जनरेटेड फंड टू फाइनेंस ग्रोथ नीड ऑफ द कंपनी। यानी कि जो भी CFO होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे फॉर्म हमें फाइनेंस की नीड है, हमें बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को, अगर हमारे बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम उस फंड का क्यों ना यूज़ कर लें। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो भी रिटेन अर्निंग है, जो रिजर्व्स उनके पास है, उसका यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, इफ फंड रिक्वायर इज मोर डेट इज प्रेफर टू इक्विटी। मान लो अगर हमें फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जितना हमारे पास पैसा था वो काफ़ी नहीं है, हमें और पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डेट का यूज़ करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। डेट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, और कंट्रोल जो होता है वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी को मार्केट से रेज करने में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी खुश नहीं होते, साथ ही साथ जो है यहाँ पे प्रॉफिट का ज़्यादा अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स में चला जाता है। द इक्विटी इशू इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट रिजोर्ट। यानी कि अगर हमारे पास डेट का ऑप्शन भी नहीं बचा, डेट का ऑप्शन कब नहीं बचता, जब जो लोन प्रोवाइडर है वो लोन देने से मना कर दे, या फिर हमने मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन उठा चुके हैं, जितनी लिमिट थी उतना उठा चुके हैं, अब हमारी मार्केट से फंड रेज करने की लिमिट खत्म हो चुकी है, तो अब हमें फाइनेंस की नीड को किस तरीके से फुलफिल करेंगे, हम जो है इक्विटी को इशू करेंगे। बाद में इक्विटी को जो है वो इशू किया जाता है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल फंड का यूज़ करती है, उसके बाद जो है डेट को रेज करती है। अगर फिर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो इक्विटी की तरफ जो है एक फर्म जाती है। द रैशनल फॉर दिस इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल either through debt or equity is more expensive because of fees to investment bankers and issue expenses। एक फर्म जो है इंटरनली जो फंड अवेलेबल है उसका यूज़ क्यों करती है? क्योंकि इंटरनली जो हमारे पास फंड अवेलेबल है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम मार्केट से फंड को रेज करते हैं, अगर डेट का भी यूज़ करते हैं तो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम इक्विटी का यूज़ करते हैं तो हमें इशू करते वक्त कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंस से बचा जा सकता है अगर हम इंटरनली फाइनेंस का यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द प्राइसिंग ऑफ न्यू फ्रेश इक्विटी इशू एज मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन दैट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो भी ये नहीं चाहते कि ज़्यादा और इक्विटी को मार्केट में इशू किया जाए, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत सारे शेयर होल्डर्स में। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ नॉर्मली ह्यूमन माइंडसेट टू सेव कैश ड्यूरिंग द गुड टाइम टू अवॉइड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग during bad times. Similarly, the CFO do not exhaust their debt capacity fully during the good time and plan to use the same during the bad times. The economists term this practice as a financial slack. अब हमने फाइनेंशियल स्लैक के बारे में पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्लैक होता क्या है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी थी। सेकंड हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्लैक के बारे में। फाइनेंशियल स्लैक ये कहता है कि हर एक पर्सन की ये मेंटालिटी होती है कि अच्छे समय में अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको बचा के रखो, कुछ परसेंट जो है बचा के रखो, ताकि जो है वो बैड टाइम में काम आ सके। इसी तरीके से जो CFOs होते हैं कंपनी के, वो भी ये चाहते हैं कि अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो वो उस पैसे को रिटेन करती है, ताकि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है फ्यूचर में तो वहाँ पे यूज़ कर सके। या फिर डेट की कैपेसिटी होती है कि एक फर्म जो है इतना डेट ही मार्केट से रेज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए फर्म क्या करती है उसको भी बचा के रखती है कि मान लो फ्यूचर में कभी भी फाइनेंस की नीड हो तो वो डेट का यूज़ कर सकती है अपनी उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्लैक। कि गुड टाइम्स में हम क्या करते हैं, फंड्स को बचा के रखते, सिक्योर रखते हैं, ताकि बैड टाइम्स में वो काम आ जाए। ये था हमारा फाइनेंशियल स्लैक। ठीक है, और पैकिंग ऑर्डर हमने पता कर ही लिया, पैकिंग ऑर्डर स्टार्टिंग में क्या होता है। ठीक है, कि एक फर्म क्या करती है, इंटरनली फंड का यूज़ करती है पहले, उसके बाद जो एक्सटर्नल सोर्स पे जाती है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे डेट का साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या हमें ज़्यादा डेट का यूज़ करना चाहिए या फिर इक्विटी का यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े हैं। सबसे पहला फैक्टर था टैक्सेस। ठीक है,
क्योंकि अगर हम ज़्यादा डेट का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स जो है उसमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है टाइप ऑफ असेट्स की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स किस तरीके के, अगर टेंजिबल असेट्स है तो ज़्यादा हम डेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटेंजिबल असेट्स है तो हम ज़्यादा डेट का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद था अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अगर ऑपरेटिंग इनकम क्या है, सर्टेन है, तो हम डेट मार्केट से रेज कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग इनकम सर्टेन नहीं है तो हमें इतनी ज़्यादा डेट जो है मार्केट से नहीं मिल पाएगी, हम ज़्यादा लोन जो है मार्केट से रेज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ था पैकिंग ऑर्डर और फाइनेंशियल स्लैक। पैकिंग ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले हम इंटरनली फाइनेंस का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली फाइनेंस अवेलेबल है तो सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक्सटर्नल सोर्स पे जाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स में होता है हमारे पास डेट और इक्विटी, तो सबसे पहले डेट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद इक्विटी को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हमारा था स्लैक। फाइनेंशियल स्लैक ये कहते हैं कि अच्छे टाइम में पैसा बचा के रखो अगर बैड टाइम में, ताकि उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो ये थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।